आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फ़न पहलवानी से ताल्लुक़ रखने वाले तैयब अवान की, जो 5 भाई हैं और पांचों का ताल्लुक़ फ़न पहलवानी से है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तैयब साहब, शेर पाकिस्तान का एजाज़ तो आपने हासिल कर लिया, अब किस चीज़ का कैंप लगा हुआ है? जी ये इंटरनेशनल कैंप के लिए वो ट्रायल है और इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स हैं, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। बशीर बोला भला जी करा रहे हैं कैंप और ट्रायल भी हैं, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयब साहब, जो शेर पाकिस्तान का आपने एजाज़ हासिल किया है, किन किन पहलवानों के साथ मुकाबला था और कैसा कंपटीशन रहा? हमारी जो मड रेसलिंग है ये एक ट्रेडिशनल और सकाफती खेल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है देसी कुश्ती में, मड रेसलिंग में। तो इसमें बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, जैसे मुल्तान के हैं, गुजरांवाला के हैं, काफ़ी बहावलपुर वाली साइड के काफ़ी अच्छे रेसलर्स हैं। तो इसमें काफ़ी आपको क्राउड भी देखने में मिलेगा, तो इसलिए इस जो देसी कुश्ती मड रेसलिंग है इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेर पाकिस्तान का टाइटल मैंने उसमें लिया कि रेसलर को हराकर अपने नाम किया, और ये पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये जो इवेंट है ये इस हुकूमत में आकर फेडरेशन को बजट नहीं मिल रहे, तो इसलिए फेडरेशन को किसी अच्छे स्पॉन्सर की ज़रूरत थी, जो कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। तैयब साहब, आपको कोई नकद इनाम भी मिला, और दूसरा आप ये बताएं कि आपने कहा कि जो पुरानी रवायती कुश्ती है, दंगल है, वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इस हुकूमत ने क्या ऐसा किया कि आप इतने मायूस हो गए? देखें, जहाँ तक आप कोई भी शोबा देख लें जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ आपको कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिलेगी। आपको बजाय वो करप्शन ख़त्म करें, आप सारे का सारा फंड ही ख़त्म कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ फेडरेशन के साथ ज़्यादती है, बल्कि स्पोर्ट्समैन के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि उन्हें एक इवेंट से महरूम कर दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, फेडरेशन के पास बजट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कराएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ इस इवेंट को कराने में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का बहुत अहम किरदार है, कि जिन्होंने इतने कम वसाइल होने के बावजूद एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को अपने साथ मिलाकर ये इवेंट का इनकाद किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे और भी जो प्राइवेट सेक्टर के शोबा जाते हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारी जो सकाफती खेल हैं, अब आप देखें इंडिया और पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुई थी तो उसमें सकाफत में भी पार्टीशन हुई थी। ये हमें पार्टीशन में सकाफती तौर पर ये खेल मिली है, तो जो हमारे सकाफती खेल हैं इन्हें प्रमोट करना चाहिए, और जब तक हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, ताकि इस शोबे में, इस स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और पाकिस्तान का मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हुकूमत को महंगाई के साथ साथ सकाफती जो खेल है हमारे, उसको फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा तारीख़ी इलाका है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मीनार पाकिस्तान। यहाँ पे एक कदीम अखाड़ा हुआ करता था, वो कौन सी हुकूमत ने ख़त्म किया, और अब आप बहुत महदूद सी जगह पे आके एक अखाड़ा बना के बैठे हुए? जी, ये जहाँ जब ये मिंटो पार्क से ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया गया, हमारा जो अखाड़ा था वो सेंटर में जाकर था। ये मुस्लिम हेल्थ क्लब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पार्टीशन से पहले का ये अखाड़ा है, और ये हिंदुओं के मुकाबले में मुस्लिम हेल्थ क्लब के नाम से ये अखाड़ा बनाया गया था। तब कुछ तनाज़ात थे, हिंदू लोग जो थे वो अखाड़े में मुस्लिम्स को अपनी ट्रेनिंग नहीं थे करने देते, तो उनके मुकाबले में जो ये मुस्लिम हेल्थ क्लब खोला गया, तो यहाँ पर पाकिस्तान से मतलब हिंदुस्तान की जो ज़मीन से जितने भी मुस्लिम रेसलर्स थे वो यहाँ आकर अपनी ट्रेनिंग किया करते थे, फिर वो जाकर मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपना इवेंट लड़ा करते। अच्छा, रुस्तम पाकिस्तान का भी आपने मुकाबला लड़ा,
क्या वजह हो गई, कामयाबी नहीं हुई, कोई फिटनेस में कमी रह गई थी? मैंने अपना पहले बहुत अच्छे रेसलर थे बहावलपुर के सदीक मटर पहलवान, उनको मैंने गिराया और सेमीफाइनल में मैं पहुंचा तो वो हामिद खान मुल्तान वाले थे, ठीक है। तो उनके साथ मेरी फाइट थी, उसमें 30 मिनट का टाइम था और उसके अंदर अगर आपने गिरा लिया तो फिर ठीक है, वरना पॉइंट पे चली जाती है, उसमें आगे कमर पकड़ना होता है तो पॉइंट मिल जाता है। तो वो तकरीबन 27 मिनट की फ़ाइट हो गई। तो हामिद खान ने एक दाव लगाया और मैंने उसे काउंटर किया। तो काउंटर के दौरान मैंने उसे गिरा लिया, ठीक है, लेकिन वो गिरते साथ ही घूम गया। तो वो बजाय उसके को वो फाइट को दोबारा कराया जाता या उसको रिकंटिन्यू किया जाता, वहाँ पर वो मेरे भाई जो थे, ज़ाहिर सी बात है आपको भी पता होगा कि ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल हमारी कुश्ती होती है, इसमें जब एक पहलवान गिरा लेता है तो उसके जो लवाहिकीन है वो भाग कर आते हैं और अपने पहलवान को कंधों पे उठा लेते हैं। तो इसी बिना पर रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से भी वो कहा गया जी कि आपने खिलाफ वर्जी की है इवेंट के दौरान, तो वो फिर मुझे वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जो शेर पाकिस्तान का एजाज़ है, ये कौन से शहर के पहलवान थे और किन किन के साथ आपका मुकाबला हुआ? ये पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन जनाब अरशद सत्तार साहब जो प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन के, ये उनकी तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें ये शेर पाकिस्तान का टाइटल था, ठीक है। तो इसमें वो जो अच्छे रेसलर्स होते हैं और उसमें पाकिस्तान जो है वो एक ट्रायल के थ्रू आता है, और ये जो शेर पाकिस्तान है इसमें देखा जाता है कि जो हाई परफॉर्मेंस जो लड़के दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फिर उनके मुबाइन मुकाबला कराया जाता है और ये शेर पाकिस्तान का टाइटल दिया जाता है। अच्छा, तो कितनी रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करते हैं और खुराक का, और ख़ासकर जो आपकी सकाफती खेल है पहलवानी, उसमें सरदाई का कितना अमल दखल हो? देखें जी, सरदाई जो है ये तो पहलवानों की ख़ास ग़िज़ा है, जिसमें बादाम होते हैं, ज़ीरा, सौंफ, इलायची वगैरह होती है जो स्टेमिना को अच्छा करते हैं। तो जब हम रेसलिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है काफ़ी, मतलब वो खून की सर्कुलेशन हुई होती है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए कुछ मशरूबात पिए जाते हैं, उसमें से सरदाई जो है वो सबसे आगे है। तो वो फिर सरदाई ना पिएं तो वो आप फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार भी नहीं हो पाते, फिर आप जो फटीक होती है, थकावट होती है, वो भी नहीं ख़त्म होती। तो मैं समझता हूँ सरदाई नहीं है तो फिर वो पहलवानी करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से पहलवान एजाज़ याफ्ता हैं पुराने, जो आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं? जी, यहाँ पे रुस्तमे पाकिस्तान, रुस्तमे एशिया, नेशनल चैम्पियन, इंग्लैंड के चैम्पियन भी रह चुके हैं, बशीर भोला भाला पहलवान जी। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, और जितना वो मुझे, मैं समझता हूँ जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि और भी जितने रेसलर्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और साथ में उसमें पाकिस्तान अपना उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, वो भी यहाँ पर आके मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आपको एक्सपीरियंस होल्डर जो रेसलर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिले, उनके ज़ेरे साया रहकर, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सब, इस खेल को बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है, कभी ज़ख्मी भी हुए हैं, चोटें भी लगी कभी? देखिए जी, हमारे उस्ताद हाजी अफजल साहब कहा करते थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। वो कहा करते थे कि जो ये पहलवान के लिए जो चोटें वगैरह लगनी, ये पहलवान का जेवर है, ठीक है, कि अगर वो पहलवानी करे और उसे चोट भी ना लगे तो वो उसका दिमाग ही नहीं पहलवानी के अंदर है। क्योंकि जब आप पहलवानी कर रहे हैं, जोर आजमाई कर रहे हैं, तब आपको होश ही नहीं होती कि आप कहाँ से लग रहे हैं, क्या कौन सा दाव लगा रहे हैं, वो चोट की तरफ ध्यान ही नहीं होता। तो चोटें वगैरह लगती रहती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फटीक में होते हैं, थकावट में होते हैं, ट्रेनिंग करने को दिल नहीं भी कर रहा होता, फिर भी कर रहे हैं। तो ये जेवर कितनी दफ़ा और कितना ख़तरनाक पहना है? देखें जी, ये जेवर तो बाज़ खात ऐसा भी पहन लेते हैं, 3-3 माह रेस्ट भी करनी पड़ जाती है। अच्छा। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर गुज्जर साहब हैं, डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर हसन हैं, सलमान फिरोज़ हैं, तो वो उनके साथ मेरा रहता है ताल्लुक़, तो वो फिर मुझे एडजस्टमेंट मेरी करते रहते हैं, जब भी थकावट हो या कोई
किसी चीज़ की रिलैक्सेशन की ज़रूरत हो तो वो मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करता अच्छा, यहाँ पे और इसके अलावा भी हमने जितने पहलवान देखे हैं वो पहलवान तो ज़रूर लगते हैं, उनका पेट बाहर होता है और उनकी जिस्मानी साख जो है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है, लेकिन आप बड़े स्लिम स्मार्ट हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारे उस्ताद हाजी अफजल साहब ओलंपियन थे, उसके बाद बशीर बोला बाला जी हैं, उस्मान मजीद बिल्लू हैं, वालिद साहब हैं, मलिक इमदाद साहब, हाफिज इसरार मेरे भाई हैं। तो उनका एक पहलवानी के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बा है और उनका तो जो तजर्बा है वो समझ लें कि मैं हूँ कि उन्होंने देखना है कि इसे क्या खाना है, इसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका फैट लेवल कितना होना चाहिए, मसल्स को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो मुझे डाइट करवाते हैं और जो मुझे खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए और जो ट्रेनिंग करानी चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इसमें अमल रखते हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि पहलवान की कोई उम्र भी होती है कि इस उम्र तक वो लड़ सकता है या कभी भी रिटायर हो सकता है? हमारी जो पंजाब की मिट्टी है ना, इसमें बंदा अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहे तो वो 50 साल की उम्र तक सुपर फिट रहता है। अच्छा। उसके बाद उसका जो पहलवानी का ग्राफ है वो नीचे आता है। अच्छा भोला वाला जी, एक और बात बताएं कि जो फ़न पहलवानी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके कान क्यों इस तरह होते हैं जैसे आपके हैं? ਸਾਡੀ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਬਾਂਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਐ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ, हाँ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਲ ਦੀ ਧੌਣ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ठीक है। ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तो इसमें अगर कान टूटता है तो कुछ सुनने में तो असर नहीं अंदाज नहीं नहीं नहीं, होता। सुनने में तो कोई असर नहीं होता। आप बिल्कुल आस्था बात करें, मुझे सुनाई देगा। जी, ये उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान, उसमें पाकिस्तान तुर्की के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए हैं बीच रेसलिंग पे। तो आप इतने एजाज़ रखने वाले जो पहलवान हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई? जी, हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। तो बुल्ली भाई जी हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा उस्मान साहब, तैयब जो है वो हाल ही में एक एजाज़ उसने हासिल किया है, फिर रुस्तम पाकिस्तान के लिए भी इसने कोशिश की है और आपके पास ये एजाज़ रहे हैं। गिला आ रहा था कि अब पहलवानी को हुकूमत की जानिब से उस तरह से फ़रोग नहीं दिया जाता, वाकई ऐसा है? देखें जी, जो पहलवानी है ना, जैसे ये तैयब हमारा छोटा भाई है, जैसे हम इसको स्ट्रगल करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो जो इसका बाद में बेनिफिट होता है, जो सिला है ना, वो ना होने के बराबर है। ये एक मेरा छोटा भाई है, सुबह 3 बजे उठता है, ठीक है। आप अब टाइम जो है तकरीबन 12 बजने के करीब है, अभी तक ये ट्रेनिंग में है, ठीक है। 2 घंटे की रेस्ट करेगा, शाम को फिर 4 बजे अखाड़े में आ जाएगा, फिर 8 बजे तक ट्रेनिंग करेगा। इतनी टफ स्ट्रगल करके अगर किसी को कोई उसका मकाम ना मिले तो फिर हौसला शिकनी होती है। तो ये जो मेरा भाई है, अल्लाह की मेहरबानी से इसको वर्ल्ड लेवल की तैयारी करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको और उसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह बनाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। अब मुझे हमारी जो पूरी जो दफ़ है, जो हमारी पहलवानी में दफ़े होती हैं, हमें बहुत खुशी है कि जो हमारा छोटा भाई जिसने शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया है, ये हमारे लिए, हमारे उस्ताज़ा के लिए एक एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने हमारे बाद फिर जो हमारे जो पहलवानी थी वो फिर जाग गई है तैयब की शक्ल में। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि जब आपने रुस्तम पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया तो किस पहलवान से और कौन से मुल्क का बंदा था जिससे आपका मुकाबला हुआ? जी, मैंने जब रुस्तम पाकिस्तान कराची में हुआ था 2011 में, जो मुल्तान का हामिद खान, मैंने उसको गिरा कर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया था। तो ये कराची में फ़ाइट हुई थी। तो जो वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप है वो तुर्की इंटालिया में हुई थी, वो जापानी था जिसको मैंने शिकस्त दे के अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड में सिल्वर मेडल हासिल मैंने और किया। कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहलवानी को फ़रोग दिया जाता है? देखें जी, सिर्फ पाकिस्तान में तो अपनी मतलब आपके तहत ही हम सब लगे हुए हैं। तो हमारा जो हमसाया मुल्क है, जो हमारा हरीफ मुल्क है इंडिया, उसके अंदर हमारे टोटल पाकिस्तान में जो अखाड़े हैं तकरीबन 70-72 के करीब होंगे, ठीक है। तो अमृतसर के अंदर टोटल 72 अखाड़े हैं। तो इतना फ़र्क है, हम तो किसी और मुल्क की बात ही नहीं करते।
तो जो हमारा कुल बजट है स्पोर्ट्स का, उसका सिर्फ रेसलिंग का उतना बजट है, मगर इतना लेवल है हमारी पहलवानी का, लेकिन उसके बावजूद हम उनके लड़कों को जीतते भी हैं, उनके साथ फाइटें करते हैं। तो फिर हमारी जो अवाम है, जो हमारी कौम है, वो पूछती है कि आप उनसे मुकाबला आपका टफ़ क्यों होता है। लेकिन टफ़ होने का मतलब ये है कि हमारा उनके साथ जो मुआवजना है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्स का कुल स्पोर्ट्स का बजट है, उनका सिर्फ रेसलिंग का उतना बजट है। तो बाकी आपने सवाल किया कि पहलवानी और कौन से मुल्क में होती है। ईरान बहुत तगड़ा है पहलवानी में, उसके बाद चाइना पहले नहीं था, अब 1990 के बाद बहुत तगड़ा हो गया वो भी पहलवानी में। हमारी जो रशियन रियासतें हैं वो बहुत तगड़ी हैं, उनका वर्ल्ड में मेडल आता है। और उसके बाद आप तुर्की लगा लें, ये जो एशिया के अंदर अंदर ममालिक है ये बहुत सख्त है। उसके बाद जो उसका बल्गारिया के लड़के हैं, अमेरिका के लड़के हैं, ये बहुत मंगोलिया, ठीक है, ये बहुत इनके बहुत अच्छे लड़के हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि पहलवान की कोई उम्र भी होती है कि इस उम्र तक वो लड़ सकता है या कभी भी रिटायर हो सकता है? ये जो बड़े सगीर है ना, हमारी अल्लाह की मेहरबानी से हमारी मिट्टी ऐसी है कि जो हमारे मेरे उस्ताद थे जनाब हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान, जो शेर पाकिस्तान थे, पहले टाइटल उनके पास था। तो वो कहते थे कि बेटा जो ये हमारी जो पंजाब की मिट्टी है ना, इसमें बंदा अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहे तो वो 50 साल की उम्र तक सुपर फिट रहता है। उसके बाद उसका जो पहलवानी का ग्राफ है वो नीचे आता है, ठीक है। तो हमें यही है कि अल्लाह की मेहरबानी से अभी तो आप 50 साल के नहीं हो? नहीं, मेरी तो माशाल्लाह 38 साल एज है। तो अभी अल्लाह की मेहरबानी से जब तक तैयब इंशाल्लाह, जब ये अल्लाह की मेहरबानी से रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हासिल नहीं कर लेता, हम इनके पीछे ही हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसको लड़ा के जिता के फिर हमने इस्तीफ़ा देना है इंशाल्लाह। बशीर भोला भाला, अब भोले भाले हैं ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਟੂ ਦੰਗਲ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੋਲਾ, ਉਹ 4-5 ਭੋਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਵਾਇਆ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। हाँ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ। अच्छा भोला भाला जी, आपके पास कितने एजाज रहे हैं जो पाकिस्तान के हैं? पाकिस्तान 21-22 साल रुस्तमे पाकिस्तान, 26-27 साल नेशनल चैंपियन, 4 गोल्ड मैडल सैफ गेम दे। 1995 च ब्रिटिश चैलेंज कप गोल्ड मैडल मानचेस्टर 1995। रुस्तमे एशिया दुबई फाइनल कुश्ती इंडिया के पहलवान जिहड़ा सब तो वड्डा है बलविंदर दुमछड़ी, उन्होंने मैं जितया सी। रुस्तमे पाको हिंद दंगल जगदीश भोला रुस्तमे हिंद, उन्होंने जित के रुस्तमे हिंदो पाक का दंगल टाइटल जितया। वैसे बेशुमार मेरे इंडिया के मुकाबले हुए हैं, इंडिया के जिन्ने भी रुस्तम है उन्होंने सारिया के नाल, ते अल्लाह के हुक्म नाल ज़्यादा फातह करार ही दिता गया है, ज़्यादा जिते ही है। बलविंदर चीमा, गुरदेव, दीपा, कर्मा, हाँ इस तरह बहुत ज़्यादा भवान सी। संजय कुमार जो टॉप के भवान इन्होंने जो रुस्तमे हिंद अपने अपने हिसाब हुए ने। अच्छा बशीर भोला भाला जी, तैयब आपका स्टूडेंट भी है और क्या मुस्तकबिल है इसका? देखें जी कि बहुत अच्छा पहलवान है, असीं इहनूं ट्रेनिंग करवाने बड़ी अच्छी बड़ी आला, तो इंशाअल्लाह ताला साडी पूरी उम्मीद है कि तैयब कामनवेल्थ गेम हो रही है, तो इस तरह जिस तरह ही ट्रेनिंग करवा रहा करता रहा तो कामनवेल्थ दे विचों इंशाअल्लाह ताला गोल्ड लेके आएगा। अच्छा भोला भाला जी, एक और बात बताएं कि जो फ़न पहलवानी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके कान क्यों इस तरह होते हैं जैसे आपके हैं? ਇਹ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਭਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ, ਅਚਾਨਕ ਬਾਂਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ, हाँ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ
ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ठीक है। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तो इसमें अगर कान टूटता है तो कुछ सुनने में तो असर नहीं अंदाज नहीं 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 होता। सुनने में तो कोई असर नहीं होता आप बिल्कुल आस्था बात करें मुझे सुनाई देगा अच्छा, इंडिया में तो पहलवानों के ऊपर फिल्में भी बनती हैं, सलमान खान भी एक फिल्म में पहलवान बने हैं, तो यहाँ पे पहलवानों को इस तरह से फिल्मों के ज़रिए या ड्रामों के ज़रिए प्रमोट किया जाता है, आप समझ? पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे हीरोज़ हैं जो एज अ पहलवान अपना रोल अदा कर सकते हैं। जैसे फवाद खान है, मैं समझता हूँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फजीक है उनकी, और भी हमारे बहुत से आप हीरो भी हैं। अदा कर सकते हैं फिल्म में किरदार कोई। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर मौका मिले तो ज़रूर इंशाल्लाह। पहलवान मोहब्बत करता है ख़वातीन से? एक रेसलर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस तरह के मसरूफियात बस शादी पसंद की नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मून अफजल साहब, आपका ताल्लुक़ जो है वो तैयब के उस्ताद घराने से है, तो बताइए कि जो यहाँ की कुश्ती है, जो रेसलिंग है, उसमें और बाहर में क्या फ़र्क है, चूँकि आपका ताल्लुक़ बाहर से भी है, अमेरिका में आप रहते हैं? थोड़ी सी इसके लिए जी आपको मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जी। इसको इसमें भोलू बरादरान और मेरे वालिद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान, उन्होंने अपनी जवानी में यहाँ पे पहलवानी की हुई है, जिसे आप जानते हैं, आपने देखा भी है। यहाँ पे अखाड़ा मौजूद है। और उसके बाद कह लें जी कि अपना बशीर भोला बाला मेरे वालिद साहब का शागिर्द, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मल्टीपल रुस्तम पाकिस्तान, और उसने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को बहुत सी ममालिक में, गेम्स में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस वक्त ये हमारे इस बच्चे का, इस तैयब साहब का टाइम है। तो तैयब के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि अब जो है ना जी, रेसलिंग और वर्कआउट और ट्रेनिंग वो कुछ बदल गई है। अब हमारा कुछ अमेरिका से भी ताल्लुक़, और यहाँ हम ट्रेनिंग को ना जी हमने पहले से डिफरेंट इनकॉर्पोरेट किया कि जो पहलवानी की बेसिक ट्रेनिंग है वो अभी तक वैसे ही जारी है। उस्ताद सामने बैठे हुए हैं, इमदाद पहलवान जी सामने बैठे हुए हैं, बशीर भोला बाला सामने बैठे हुए हैं। वो इसको सुबह रोज़ 3 से 4 घंटे जो है वो देसी ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें ज़ोर भी होते हैं, जिसमें कह लें जी कि अपना दूरे भी लगाए जाते हैं, जिसमें बैठक भी हज़ारों की तादाद से लगाई जाती है, जिसमें दंड भी लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद जी इसको हमने कह लें जी इसकी वर्कआउट में, इसकी वर्जिश में हमने वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट किया, जिसको आप लोग आम तर्ज पे लोग बॉडी बिल्डिंग समझते हैं, कहते हैं। तो आप इसको अगर आप देखें और इसका आप फिगर देखें और इसकी आप ताकत देखें, तो आपको मालूम होगा जी कि आज के दौर में जैसे आप अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, और जो वर्ल्ड लेवल के टॉप लेवल के पहलवान जिनको आप देखते हैं, आपको इसकी फिज़ीक, इसकी पावर, इसकी टेक्निक आपको वैसे ही नज़र आएगी। तो हमें कम से कम ये चाहिए जी कि ही इज़ आवर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। 10 दिन में जी इंशाल्लाह ताला कॉमनवेल्थ के जी अपना ट्रायल्स होने वाले हैं, विच इज़ इन कमिंग अगस्त। इट्स बीइंग हेल्ड इन लंदन। तो इंशाल्लाह ताला जी ही इज़ द बेस्ट इन हिज वेट क्लास, एंड ही शुड बी सेलेक्टेड, एंड शुड बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह ताला कॉमनवेल्थ गेम लंदन में जी। So again जी, to answer your simple question in a very long answer जी, कि डिफरेंस ये है जी कि हमारे किसी भी लेवल पे यहाँ पे जो है वो रेसलिंग या कोई भी स्पोर्ट्स, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री या इकोनॉमिक्स या कुछ भी रीज़न वो आपको ज़्यादा मालूम है, वो हमारे नहीं है। अगर हम इस लेवल पे लेके आएँ, कोशिश करें कि स्कूल्स, कॉलेजेस में अपने बच्चों को कह लें जी कि तैयब ऐवान जैसे एथलीट्स
को की मिसाल दी जाए और इनको कह लें जी कि अप्रिशिएट किया जाए और मेन स्ट्रीम पे लाया जाए और दिखाया जाए, तो इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प आवर यूथ, इट विल हेल्प आवर कंट्री एंड इंशाल्लाह ताला इट विल आल्सो हेल्प आवर दीन एज वेल। तैयब साहब, इसको गुर्ज कहते हैं और ये आपको उठाने में दिक्कत तो नहीं होती? बड़ा वजनी लगता है ये देखने में। एक बड़ा ये तरीकी गुर्ज है जो इनाम पहलवानों को दिया जाता है। असल में पहलवानी जो है वो एक जंगजू खेल है, तो और ये जो गुर्ज है ये एक जंगी हथियार भी है, तो इसलिए जो पहलवान कुश्ती जीत करता है उसे एजाज के तौर पर गुर्ज दिया जाता है। अच्छा, ये बनता किस चीज़ का है और इसको क्यों पहलवानों के लिए यही एजाज़ और इनाम के तौर पर यही होता है? क्या वजह है कि ये कोई बहुत सख्त जान आपके होने की वजह से इस तरह का गुर्ज दिया जाता है इनाम? ये मुख्तलिफ मटीरियल से बनते हैं जिसमें पित्तल, तांबा और लोहा जैसी धात का इस्तेमाल किया जाता है। तो गुर्ज चूँकि एक जंगी हथियार है और ये गुर्ज जंग के दौरान अगर किसी दूसरे को पड़ता था तो एक ही पड़ता था, वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता था, तो अक्सर इससे जो है लोगों की अमवात भी हुई हैं। तो इस वजह से ये जंगजू खेल है कुश्ती, तो इसलिए एजाज के तौर पे ये गुर्ज को दिया जाता है। तैयब साहब, ये जो अखाड़ा है मट्टी के साथ मट्टी होके खेलना पड़ता है, कभी कभार दिल उकताता होगा कि स्किन भी ख़राब हो जाती है, धूप में भी खेलते हैं, तो क्या इसका कोई स्पेशली इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं? शुरू में जब रेसलिंग शुरू की थी तो सोचने में ऐसा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ लगी कि अगर आप ये हमारा जो खेल है ये सूफीज़म में भी शुमार इसका होता है, और जो अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो जो हमारे औलिया कराम या जो सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अक्सर लोग अखाड़े का मशवरा देते हैं कि इस बच्चे को जाके अखाड़े की मिट्टी लगाएं, और अखाड़े के मिट्टी को मैं एक बाइसे शिफा समझता हूँ कि क्योंकि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है तो उसका मिट्टी से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे लोग लाते हैं शफा के तौर पे, खाड़े की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? जी, यहाँ पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा रुझान है, और इंडिया में, हिंदुस्तान में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं कि अगर खुदा उन्हें अगर वो बेटा दे या कोई साहिब औलाद करे तो हम अखाड़े के अंदर डमल, कहियाँ वगैरह या बादामों की बोरियाँ या मुरब्बा जात वगैरह इस तरह का वो उधर अखाड़ों में दान करते हैं। तो जो अपना देसी कुश्ती है, मिट्टी की कुश्ती, इसमें वो फिर अपने बच्चों को भी लाते हैं और वो एक बाइसे शिफा इसे। अच्छा, इंडिया में तो पहलवानों के ऊपर फिल्में भी बनती हैं, सलमान खान भी एक फिल्म में पहलवान बने हैं, तो यहाँ पे पहलवानों को इस तरह से फिल्मों के ज़रिए या ड्रामों के ज़रिए प्रमोट किया जाता है, आप समझ? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल के इस जदीद दौर में मीडिया एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसा कि आपने हिंदुस्तान में देखा, काफ़ी उन्होंने फिल्म्स जो हैं कुश्ती के ऊपर बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे हीरोज़ हैं जो एज अ पहलवान अपना रोल अदा कर सकते हैं। जैसे फवाद खान है, मैं समझता हूँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फजीक है उनकी, और भी हमारे बहुत से आप हीरो भी अदा कर सकते हैं फिल्म में किरदार कोई? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर मौका मिले तो ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये सब ये बताएंगे, जो पहलवानों की सेविंग होती है, पैसे को जमा करना या अपने आने वाले वक्त के लिए बचा के रखना, वो किस तरह की होती है? हमने अक्सर देखा कि पहलवान माली तौर पे बड़े उनके हालात बेहतर नहीं होते। देखिए, पहलवान जो है वो उसकी ज़्यादातर जो लाइफ है वो अखाड़ा में गुजरी होती है। पहलवान जो है वो सोशल लाइफ से बहुत कटा होता है, तो पहलवान को नहीं समझ होती कि उसे कैसे सेविंग करनी है, और अपने क्योंकि जो पहलवानी है आप सदा तो जवान नहीं रह सकते, तो आपको अपने कल के लिए भी सेविंग करनी चाहिए। तो वो जो पुराने पहलवान थे उन्हें कह लें कि इस चीज़ से थोड़ा लाशऊर थे कि उन्हें कैसे अपने कल के लिए जो है वो सेविंग करनी चाहिए। पहलवान चूँकि एक खुले दिल के और खुले दिमाग के बंदे होते हैं,
तो वो जैसे लाखों रुपए मिलते हैं वैसे ही उनके अखराजात भी वो वाफर मिकदार में बढ़ा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपना पहलवान को चाहिए कि अपने कल के लिए साथ साथ सेविंग करे और अपने मुल्क को कौम का नाम भी रोशन करे। इसके अलावा क्या करते हैं? पहलवानी के शौक़ के अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियत होती हैं? वो गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं? गाने वगैरह तो नहीं इतना सुनते, लेकिन जो सूफीज़म से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे कवाली हो गई, आबदा परवीन साहिबा की अक्सर जो हैं वो सुनते हैं। उनका जो कलाम है वो बहुत एक उसमें बड़ी एक शायरी का वो जो इंतखाब करते हैं, वो एक इंसान के लिए, इंसान अपनी हकीकत से आशना होता है कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या, और जब वो दुनिया से चला जाएगा तब क्या होगा। तो मैं समझता हूँ हमें अपनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए, और यही हमें सिखाया जाता है अखाड़े के अंदर हमारे उस्ताज़ा से भी कि जो भी काम करना है माशरे की भलाई के लिए करना है, अपने दीन को भी ठीक रखना है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को ठीक रखना है। तो इसी तरह जो है वो हमें। सैयद साहब, आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं। क्या वजह है? पहलवान के जो हैं वो जो गोल्स होते हैं, मैं समझता हूँ उसका जो गोल होता है अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है, तो पहलवान जो है वो अपने ज़िम्मेदारियाँ निभा ले, ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ शादी अभी जो है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी। अच्छा तैयब, शादी तो हर किसी ने करनी होती है, तो जो पहलवानी से वाबस्ता होते हैं वो उनकी आइडियल किस तरह की ख़वातीन होती हैं कि वो उनके घर में जो है वो खाने बनाती रहें, उनके लिए खुराक तैयार करती रहे, या आम लोगों की तरह सोचते हैं पहलवान? देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका या दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, वहाँ जो लोग शादी करते हैं उनकी जो बीवी है वो एक एज अ स्पोर्टर के तौर पर आपको नज़र आएगी, खुद बाज़ार जा रही हैं, उनके लिए डाइट वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं। रेसलर जो है वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, और जैसे वो आ रहा है उसके लिए घर में गोश्त वगैरह या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तैयार कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हमारा माशरा ऐसा है, बाहर जाना आना थोड़ा वो, फिर रेसलर जो है वो खुद बाहर जाए, तो इस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर आपने फैमिली को देखना होता है, फिर आपको ससुराल की तरफ से भी देखना होता है, आना जाना, कुछ दावतें वगैरह होती हैं। तो इसके लिए रेसलर के पास बहुत कम टाइम होता है, इसलिए वो फिर शादीशुदा लाइफ से थोड़ा पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे हैं वो इज्तनाब करते हैं, क्योंकि वो मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहलवान मोहब्बत करता है ख़वातीन से? मुझे नहीं लगता कि पहलवान, मैं अपनी अगर बात करूं तो एक रेसलर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस तरह के मसरूफियात। बस शादी पसंद की नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हर इंसान अपना हक खुद इरादियत रखता है, लेकिन देखा जाता है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं और वो उनके सोच विचार कैसे हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है एक ऐसे शख्स के साथ आपको जो है लाइफ स्पेंड करनी है सारी लाइफ, तो ये सब कुछ देखना तो पड़ता है। लेकिन पसंद की शादी भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अबू बकर साहब, जो दंगल आपने करवाया और शेर पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया तैयब ने, क्या सोच के आपने इसका आगाज़ किया है, और क्या वजह कि ये पहलवानी का जो फ़न है या हुनर है ये ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि पूरा इवेंट हमने किया किस लिए था और किस में था, क्या चीज़ थी। सबसे पहले ये यौम पाकिस्तान की मुनासबत से और जश्न बहारा की मुनासबत से हमने एक स्पोर्ट्स गाला रखा हुआ था, जिसके अंदर ना सिर्फ के कुश्ती बल्कि इसमें कबड्डी, रस्साकशी, ये सारे के सारे खेल जिसमें पाकिस्तान का नाम इन खेलों ने रोशन किया हुआ है, हमने सारे के सारे ये इस इवेंट के अंदर रखे हुए थे। जिसमें जो मेन इवेंट था वो ये कुश्ती का था।
इसमें कबड्डी भी हुई। कबड्डी के भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स थे वो थे। रस्साकशी में जो टग ऑफ वॉर, उसमें भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स खेल रहे थे। तो जो इसका मेन इवेंट जो हमने सोचा हुआ था कि इस पूरे इवेंट को चार चांद लगाने के लिए हमने कुश्ती का एक इवेंट रखा हुआ था। देखें, पाकिस्तान, हमारा पंजाब के अंदर ये जो खेल है कुश्ती, ये बड़ी देर से और बड़े अरसे से लोग इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत अरसे से आप ये भी देख रहे हैं कि मीडिया में और हर जगह इवन कि यंग जनरेशन जो है वो इससे बड़ी दूर हो चुकी हुई है। उसको इसके मामले में कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है, ये इसमें कुश्ती होती है। वो नई अंग्रेज़ों की रेसलिंग वगैरह, जब भी रेसलिंग का नाम आता है तो अब दिमाग में वो चीज़ आती है, जो कि पहले डिफरेंट था। पहले ये था कि अपने पहलवानों के नाम याद आते थे, जिसमें खैर मैं भी एक यंग जनरेशन का हूँ। मुझे जो ये इस इवेंट से सीखने को मिला ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो पुराने जो लोग हमारे बड़े नाम लेते थे, गामा पहलवान जी, ये तो हम लोग बड़े सोचते थे पता नहीं ये किस तरह के होंगे। तो जब अपने सामने देखा, हाथ मिलाया, तो पता चलता था ये पहलवान है। तो हाथ अपने नरम और इनके सख्त हाथ देखते हैं ना, तो पता चलता है इन्होंने खुराकें खाई हुई हैं। तो जो ये इवेंट था, इसमें माशाल्लाह हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुश्तियाँ कराई, जिसमें 2 कुश्तियाँ जो थी अहम थी। सबसे बड़ी ये शेर पाकिस्तान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट के अंदर जो थे इन पहलवानों ने 4 चांद लगाए उस इवेंट को। हमारा मकसद जो था कि इस खेल को दोबारा फ़रोग़ दिया जाए, ताकि लोगों को जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लोगों को पता चले कि अगर गवर्नमेंट किसी हद तक सपोर्ट नहीं कर रही तो हम लोकल स्पॉन्सर्स इनको सपोर्ट करें और ये खेल को फ़रोग़ मिले। तो उस कुश्ती के अंदर ये तैयब है, तो इसको बहुत बहुत मुबारक हो। इसने तकरीबन, हम लोग तो थक गए थे देख देख के, ये घंटा वहाँ पे उससे दूसरे पहलवान से लड़ता रहा और फिर आखिर टाइम पे आके इसने उसको मात दी, और इसको बहुत बहुत मुबारक हो इसको। तो ये सब शेर पाकिस्तान का मुकाबला था किस पहलवान से, कौन से शहर से था? आप तो होम ग्राउंड में खेल रहे थे, तो फिर वहाँ का मंजर कैसा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पे काफ़ी अपना जानने वाले लोग थे, तो होम क्राउड था, तो बहुत ज़्यादा एक वो कह लें कि एक प्रेशर भी था कि जीतना भी है और टाइटल की फ़ाइट भी थी, टाइटल भी हासिल करना था। और जो रेसलर था वो उसका ताल्लुक मुल्तान की सरजमीन से था, और मुल्तान के तो वैसे ही पहलवान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपनी कद्दो कतामत के लिहाज से। तो वो रेसलर का भी ताल्लुक लिया वाली साइड, मुल्तान वाली साइड से था। तो काफ़ी सोच ये थी कि इसे जीतना भी है, टाइटल भी लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपर्स ने दंगल करवाया, जो कि बहुत सालों से ये पेंडिंग था, टाइटल की जो फाइट थी। तो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब अरशद सत्तार साहब ने भी इस इवेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। सजाद भाई थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा की एफ़र्ट इसमें। अबू बकर साहब का और जनाब इखलाक अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और शेर पाकिस्तान जैसा टाइटल का इनकाद किया। तो मैं यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइटल को हासिल करके।